हाय एवरीवन। दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेजेस में एमकॉम के एडमिशन शुरू हो गए हैं और आज की इस वीडियो में एमकॉम के बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन, सिलेबस, फीस, वो सब चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। एमकॉम 2 साल का प्रोग्राम है, ऑब्वियसली काफ़ी विंटेज प्रोग्राम है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। और एमकॉम के अंदर जो एडमिशन होते हैं वो CUET के थ्रू होते हैं 2023-24 सेशन से ही। तो आपको सबसे पहले CUET का फॉर्म भरना पड़ता है। CUET की विस्तार से अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एमकॉम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दोस्तों ये है कि आप लोग अगर UR OBC और EWS कैटेगरी से आते हो तो आपके 50% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए, और अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हो तो 45% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। अब ग्रेजुएशन में भी कुछ स्पेसिफिक्स कैटेगरीज के स्टूडेंट एलिजिबल हैं जो आपके सामने हैं, कैटेगरी 1A और 2A। इसमें आप देखो BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ यानी कि BMS, और BBS हो गया, और BBA हो गया, BBA इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हो गया, या BFIA हो गया, और BBE हो गया, BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। तो ये सारी कोर्सेज जो हैं इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमकॉम करने के लिए एलिजिबल हो। और एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। कैटेगरी 2A के अंदर भी सेम क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, लेकिन कैटेगरी 2 और 1 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है, कैटेगरी 2A के अंदर वो बच्चे आते हैं जिनकी क्वालिफिकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी की है। ऑलराइट, अब इनमें क्या फ़र्क है जी? इनको डिवाइड अलग क्यों करा गया है? अलग इसलिए करा गया है क्योंकि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एमकॉम की सीट्स हैं उसमें 50% सीट्स रिजर्व हैं उन बच्चों के लिए जिनका ग्रेजुएशन DU से कंप्लीट है। इसलिए यहाँ पे 2 और 1A में इसको डिवाइड किया गया है। आप आगे एडमिशन प्रोसेस में जाओगे, आपको सीट अलॉट होगी तो लिखा रहेगा किस कैटेगरी में आपको सीट अलॉट हुई है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक एलिजिबिलिटी है एमकॉम में एडमिशन के लिए। एमकॉम की फ़ीस की जहाँ तक बात करें दोस्तों, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, अब एमकॉम अलग अलग कॉलेजेस और डिपार्टमेंट में ऑफर किया जाता है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में अगर आपका एडमिशन होता है तो इसकी फ़ीस 13,810 रुपये रखी गई है। और इसके अलावा अलग अलग कॉलेजेस जो हैं, जैसे हंसराज कॉलेज में होता है, हिंदू कॉलेज में होता है एमकॉम, या और दूसरे कॉलेजेस में होता है, जाकिर हुसैन कॉलेज में होता है। तो इसकी जो फीस है अलग अलग कॉलेज की अलग अलग वेरी कर सकती है। ऑन एन एवरेज 8-10 हज़ार से लेकर 15-16 या 18 हज़ार तक की एक साल की फीस एमकॉम की आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हर कॉलेज का डिटेल यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और उसको अवेलेबल करवाना भी काफ़ी डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो आप इसके अंदाज़ा लगा लीजिए कि 8-10 हज़ार से लेकर ऑन एन एवरेज 15-16 हज़ार तक की फीस आप लोगों की एक साल की हो सकती है। सीट्स की अगर हम बात करें, सीट्स और साथ साथ कॉलेजेस भी यहाँ पर आ जाएंगे। कैटेगरी 1 और 2 यहाँ पे आप लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख सकते हो कितनी सीट्स किस कॉलेज में एमकॉम में रखी गई हैं। रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और SGDB खालसा कॉलेज, जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज, जानकी देवी कॉलेज, श्री गुरु नानक देव खालसा कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, शहीद भगत सिंह कॉलेज, मोतीलाल नेहरू कॉलेज, PGDAV कॉलेज, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज, देशबंधु कॉलेज, राजधानी कॉलेज, और अगेन डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। तो टोटल सीट 213 है कैटेगरी 1 की, और कैटेगरी 2 की भी टोटल सीट 213 है, यानी कि कुल मिलाकर 426 सीट्स हैं एमकॉम की दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अलग अलग कॉलेजेस के नाम आप देख रहे हो, इनका प्रेफरेंस आपको DU के काउंसलिंग फॉर्म में भरना होता है। अभी उसकी भी मैं विस्तार में बात करूँगा, लेकिन जो एमकॉम की एक्चुअल क्लासेज होती हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में ही लगती हैं सभी बच्चों की। ठीक है, बस ये नाम के लिए एक कॉलेज स्पेसिफिकली अलॉट कर दिया जाता है जहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड वर्क होता है। तो ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई एमकॉम कोर्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फी स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को समझिए कि इसका डिटेल एडमिशन प्रोसेस क्या है। सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा, CUET का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है जिसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है फिलहाल, इट में एक्सटेंड, और इसकी एप्लीकेशन फ़ीस 1200 रुपये है। एप्लीकेशन फीस में रिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा 300-400 रुपये का रिलैक्सेशन भी हो सकता है। CUET का फॉर्म जब आप भरोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना, CUET के फॉर्म में कोड आपको COQP08 सेलेक्ट करना है। अब इस कोड का डिटेल सिलेबस अभी चंद सेकंड्स में डिस्कस करने वाला हूँ। CUET का एग्जाम 11 से 28 मार्च के बीच होगा। CUET का जो एग्जाम होता है इसमें आपके 75 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और गलत अगर आपका आंसर है तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि 300 नंबर का आपका एग्जाम आएगा, 75 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की होती है। CUET का जो सिलेबस है वो आपको pgcut.samarth की वेबसाइट पर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं इस वेबसाइट पर, इस सिलेबस आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका सिलेबस, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा वेबसाइट पे जाकर। तो इस सिलेबस को आप लोग देख सकते हो, 75 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, MCQ बेस्ड एग्जाम रहेगा और पेपर बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में। पेपर के अंदर आपके जो सब सेक्शंस हैं, इसमें आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का सेक्शन रहेगा जिसमें आप लिखा हुआ है कि क्या क्या डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सिलेबस, अच्छी बात यह है कि काफ़ी डिटेल में सिलेबस गिवन है, आप इन्हीं टॉपिक्स को कवर करके जाइएगा। इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहता हूँ,
इन सिलेबस के अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ करंट अफेयर्स भी ज़रूर पढ़ कर जाएँ और जो फाइनेंशियल ईयर का बजट होता है वो भी ज़रूर से पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, करेंसी एंड बैंकिंग के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे, इसको आप ज़रूर से रीड आउट कर लीजिएगा। एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट हो गया और इसके अलावा ऑफिस मैनेजमेंट हो गया और अकाउंटिंग हो गया, अकाउंटिंग वगैरह हायर परचेज फाइनेंशियल अकाउंटिंग की कैटेगरी में आ गया। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड हो गया। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, पब्लिक फाइनेंस और बिजनेस लॉ हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, कंपनी लॉ एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस हो गया। ये कुछ सेक्शंस हैं जो कवर होंगे। सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स और इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स। इंश्योरेंस लॉ एंड अकाउंट्स हो गया, दोबारा क्यों दिया हुआ, कोई बात नहीं। इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट और कंटेम्प्रेरी ऑडिट से हो गया और इंडियन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मार्केटिंग प्रैक्टिस एंड फाइनेंस हो गया, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया। ये कुछ सेक्शंस हैं आप लोगों के। ट्रेड ऑफ इंडिया हो गया, अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हो गया, लॉ एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग हो गया और डेवलपमेंट बैंकिंग हो गया। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कवर होंगे आपके एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस में। अब इसके अलावा एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस तो आप डाउनलोड कर ही लोगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझनी है। आपने एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, उसके बाद आप लोगों का रिजल्ट आएगा CUET का। CUET का जब रिजल्ट आ जाएगा, स्कोर कार्ड आपके सामने आ जाएगा, देन उसके बाद आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग वाला फॉर्म भरना होगा, जिसको बोलते हैं कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इस फॉर्म की 250 रुपये की फीस भी आपको देनी होगी अलग से। जी हाँ, वो 1200 रुपये CUET एप्लीकेशन फीस अलग है और इस फॉर्म की फीस अलग है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। इस काउंसलिंग वाले फॉर्म में आपको अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, अपनी कुछ एकेडमिक, पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कॉलेजेस का प्रेफरेंस है वो देना होगा। जो मैंने आपको अभी कॉलेज वाइज सीट मैट्रिक्स दिखाया था, तो उसके अकॉर्डिंग कॉलेज का प्रेफरेंस भी आपको काउंसलिंग वाले फॉर्म में देना होगा। डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो यही डॉक्यूमेंट आपको फॉर्म भरते समय भी और जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आफ्टर फाइनल एलोकेशन ऑफ योर सीट, तो यही डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, प्रोविजनल सर्टिफिकेट, CUET का स्कोर कार्ड, अगर आपकी ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट। रिजर्व कैटेगरी के अंदर अगर आप OBC या EWS से बिलोंग करते हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, आपका जो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो 31 मार्च 2024 के बाद का इशू किया हुआ होना चाहिए। प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ये बात पहले से ही बताई जाती है हर साल। उसके बावजूद काफ़ी स्टूडेंट का एडमिशन तो हो जाता है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से वो एडमिशन नहीं ले पाते, वो कैटेगरी का बेनिफिट नहीं उठा पाते। तो कैटेगरी का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल कर, अगर आपके पास इन पर्टिकुलर कैटेगरीज के सर्टिफिकेट हैं तो इसको रिन्यू करवा लीजिए 31 मार्च 2024 के बाद। ऑलराइट, अच्छा जी। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे काउंसलिंग वाले फॉर्म में और रिलेवेंट डिटेल्स और प्रेफरेंस दोगे। इसके बाद आपका सीट अलोकेशन का प्रोसेस शुरू होगा, काउंसलिंग प्रोसेस जिसे बोलते हैं। उसमें यदि आपको फर्स्ट राउंड में कोई सीट अलॉट होती है तो आप क्या करोगे, वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई करोगे, देन कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, देन यू हैव टू मेक पेमेंट इन दैट पर्टिकुलर राउंड। पेमेंट करने के बाद देन यू हैव टू डिसाइड क्या आपको आगे फर्दर राउंड के लिए जाना है या फिर आप अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो उसको फ्रीज करना है। ऑलराइट, बाकी जिसको किसी भी राउंड में सीट अलॉट नहीं होती, ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड के लिए वो एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन होंगी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा और फीस पेमेंट होगी। लेकिन जब क्लासेस शुरू होंगी तो उस दिन या उसके कुछ दिन के बाद ही फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी आपको कॉलेज में जाना होगा। ठीक है, तो यही प्रोसीजर है दोस्तों MCOM का। CUET का फॉर्म भरना कैसे है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हो। अगर आप SOL में MCOM में एडमिशन लेना चाहते हो तो वो मेरिट बेस्ड एडमिशन है, उसके एडमिशन फिलहाल शुरू नहीं हुए हैं, उसके लिए आपको कम से कम जून या जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।